नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। काफी दिनों के बाद डिजिटल बोर्ड पर क्लास हो रही है। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि भी काफी दिनों के बाद, काफी सालों के बाद शुरू किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन काफी सालों के बाद शुरू किया जा रहा है का क्या मतलब है? मतलब ये है कि 1967 से पहले ये नियम लागू था, और 1967 के बाद से 2024-25 तक कहें कि अभी तक ये बीच में गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। अब इसे दोबारा से लाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में पेश हो चुका है। इसके क्या मायने हैं, इससे क्या बदलाव होगा, रामनाथ कोविंद समिति क्या है, वो रिपोर्ट क्या कहती है, डिटेल से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का एमजेटी एजुकेशन पर। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज सुबह से चर्चा का यही विषय बना हुआ है कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो चल रहा है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया गया है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। और इस बिल के जरिए अब आगे आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा और जो लोकल बॉडीज की जो इलेक्शन होते हैं, वे सब एक साथ कराए जाएंगे। अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तब से, मतलब अब 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो अगली बार 2029 में सारे चुनाव एक साथ कराए जाने हैं। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो आपको पहले भी दे चुका हूं। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एक देश एक चुनाव क्या है। आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मैं इसी वीडियो में भी आपको सब कुछ बता देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं शुरू से। इस दिन यानी कि आज दो बिल लाए गए। वन नेशन वन इलेक्शन से ही जुड़े हुए दोनों बिल थे। एक बिल तो मेन वाला था, एक देश एक चुनाव का। दूसरा जो था वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए था, यानी कि केंद्र शासित कानून संशोधन बिल 2014। तो अब जो दूसरा वाला है इसको अभी समझ लो, फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर हम लोग डिटेल में पूरी वीडियो में चर्चा करने ही वाले हैं। तो देखो, दूसरा वाला जो है केंद्र शासित कानून संशोधन बिल, इसके तहत पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इन तीन ही जगहों पर विधानसभा है, और यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं। बाकी सब तो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं है नहीं। तो यहाँ पर विधानसभा जो चुनाव होंगे वो भी लोकसभा के चुनाव के साथ हों, इसके लिए ये संशोधन किया जाएगा 2014 वाले बिल में। इस संशोधन के जरिए तीन एक्ट में बदलाव किए जाने वाले हैं। वो तीन एक्ट कौन कौन से हैं, इनको आप याद रखना है आपको। पहला है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991, दिल्ली के लिए। और तीसरा है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 2019 वाला। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो ये तीन में बदलाव किया जाएगा, उसके बाद इनको भी लोकसभा के साथ कराया जाएगा। अब आते हैं मेन पर। तो जो मेन वाला है वो 129वां संशोधन बिल है। ध्यान रहे, ये बिल एक्ट बनेगा, अभी अभी बिल है। बिल लाया गया है, विधेयक लाया गया है। जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति जी की मोहर लग जाएगी, तब ये बिल बन जाएगा एक्ट, जिसे हम लोग कहेंगे अधिनियम। ठीक है, अभी ये विधेयक की अवस्था में है। चलिए, यहाँ पर पीएम मोदी बहुत पहले से ही इसकी चर्चा करते आए हुए हैं। अपने 15 अगस्त के भाषण में भी इन्होंने जिक्र किया था। इन्होंने बाकी पार्टियों से अपील भी की थी कि थोड़ा सा भाई मदद करो, सपोर्ट करो, इस चीज को लागू किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चुनाव कराने में ही व्यस्त रहता है। आप देखते हो कि लगभग हर साल किसी न किसी राज्य का या कई राज्यों का विधानसभा चुनाव होता रहता है। अभी बात करें तो अभी कुछ महीनों पहले आप हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का चुनाव देखे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का, झारखंड का चुनाव देखे। ये विधानसभाओं के चुनाव है। इसके पहले 5 राज्यों का चुनाव, ऐसे ऐसे मतलब विधानसभाओं का ही लगातार होता रहता है। लोकसभा का तो मान लो 5-5 साल में एक बार होता है। तो विधानसभाओं का जब बार बार होता रहता है तो पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहता है। मोदी जी भी जा जा करके चुनाव रैलियां करते रहते हैं, या मतलब कि बहुत बड़ा जो देश का जो इकोसिस्टम है, जो अगर अपने काम में लगा रहता है, तो वो देश के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भागीदारी होती, काम और बढ़ता। लेकिन वो चुनाव प्रचार करने या चुनाव करवाने के, जैसे चुनाव आयोग है या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, ये सब लगी रहती है चुनाव सक्सेसफुल कराने में। तो ये बहुत सारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा, ये सब बर्बाद ना हो, तो इसीलिए किसी एक वर्ष को चुनावी वर्ष चुना जाएगा, और उसी साल सारे प्रकार के चुनाव कराए जाएंगे। मतलब लोकसभा के, विधानसभाओं के, और लोकल बॉडीज के, मतलब जैसे आपका जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और ये सब वगैरह हो गया, और शहरों में नगर निगम वगैरह के हो गए। तो ये सारे चुनाव कराए जाएंगे। पीएम मोदी इसका जिक्र कई बार कर चुके हैं पहले भी, कि इस बार इनकी सरकार ला सकती है, और लाई भी बिल। पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सेशन चल रहा है।
3 सेशन होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इन 3 सेशन में एक सेशन होता है विंटर सेशन, और इसी विंटर सेशन में अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी ये लाए हुए हैं। इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है, ये लोकसभा और विधानसभाओं का कुल मिलाकर के 400 से ज्यादा इलेक्शन करा चुका है। सोचो 400 बार इलेक्शन करा चुके हैं हम लोग मात्र 75 सालों में। 400 बार इलेक्शन। एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाने से एक हाई लेवल कमेटी इसका रोड मैप बना चुकी है। आगे भी हम लोग जिक्र करेंगे रामनाथ कोविंद जी का। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, और ये हाई लेवल कमेटी ने जो सजेशंस दिए हैं उस पर अभी हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। उस सजेशन के आधार पर ये लागू किया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने यह भी कहा है, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी अभी, तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस बिल में कानून मंत्री जी जो हैं ये अगर चाहें तो इसको जेपीसी के पास भी भेजने के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ला दिया गया है बिल तो फिर बिल लागू हो जाए या फिर बिना चर्चा के ये लागू ही कर दिया जाए, थोप दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर चाहे तो अगर मतलब सब लोग की सहमति हो तो जेपीसी की अगर सहमत बने तो जेपीसी पर भी भेजा जा सकता है। जेपीसी बोले तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। ये संयुक्त संसदीय समिति में क्या होता है, दोनों सदनों के लोग बैठ करके एक कमेटी बनाते हैं और उसमें से कुछ लोग चर्चा कर, जैसे वह बोर्ड वाला गया है जेपीसी के पास अभी मुद्दा गया हुआ है। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर। इससे क्या क्या होगा, इनका कहना है कि इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, चुनाव संबंधी खर्च में कमी आएगी और नीतिगत निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा। नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बीच बीच में चुनाव कराने के लिए जाना है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, है ना। सब लोग, सभी अधिकारी, सभी नेता सब अपने काम में लगे रहेंगे। 5 साल तक छुट्टी रहेगी, 1 साल जो है वही चुनावी वर्ष होगा, बाकी 4 साल अपना आराम से काम पर ध्यान रखेंगे। ध्यान रहे, एक साथ नहीं करने की बात की गई है। अभी रामनाथ कोविंद रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें भी ये कहा गया है कि अगर एक फेज में नहीं हो सकता है तो 2 फेज में करा लो, लेकिन एक ही वर्ष में कराओ। ऐसा नहीं कि सारे चुनाव एक साथ ही करने हैं, नहीं। पहले एक काम करो कि लोकसभा विधानसभा इनका एक साथ करा लो, फिर उसके बाद जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, शहरी या ग्रामीण वाले, उनको 100 दिन का गैप लेकर के दूसरे फेज में स्टार्ट करके करा लो, लेकिन एक ही वर्ष में कराओ। जैसे अब अगला वाला 2029 को है तो 2029 में ही सारे चुनाव करके खत्म करो, तो ये कहना है। अब विरोध तो होना ही था भाई, बड़ी बात है, इतने बड़ा चेंजेस होने जा रहा है तो विरोध तो होगा ही। तो इसमें जब वोटिंग हुई तो पहले तो वोटिंग की गई इलेक्ट्रॉनिक रूप से, फिर कम लोग ने वोटिंग किया, फिर बाद में जब पर्ची वाली व्यवस्था की गई कि चलो भाई पर्ची के माध्यम से मतदान कर दो, तो और ज्यादा लोगों ने मतदान किया। तो टोटल पक्ष में इसके 269 वोट पड़े और विपक्ष में 198 सदस्यों ने इसका मतलब इसके विरोध में वोट किया कि नहीं लागू होना चाहिए। पक्ष वाली खूबियां तो मैंने आपको बता दी, विपक्ष वाले क्या इसका विरोध कर रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं, इसको भी जान लो। तो इसमें एक मैंने मनीष तिवारी जी का उठाया है, कांग्रेस सांसद हैं। एक देश एक चुनाव बिल संशोधन के महत्वपूर्ण मूल ढांचे पर हमला है। बिल को पेश करना और स्वीकार किया जाना विधायी नियमों के खिलाफ है। मेरी अपील है कि इसे वापस लिया जाए, ये इनका कहना है। और लगभग लगभग ऐसे ही सभी लोगों ने अपने अपने शब्दों में विरोध किया हुआ है। तो मतलब आपको दोनों पक्ष का बात पता चल गया। अच्छा, एक और फैक्ट मैं बताता हूं। देखो, स्वतंत्रता से लेकर के 1967 तक, 1967 तक भारत में एक देश एक चुनाव ही लागू था। तो उसके बाद से कैसे माहौल बिगड़ा, तो देखो हुआ क्या कि देखो ये टाइम पीरियड भी आप देखोगे अगर, तो ये टाइम पीरियड किसका है, 1963 तक तो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, उनके टाइम पीरियड भी वन नेशन वन इलेक्शन ही चला करता था। ये माहौल बिगड़ा कैसे, जैसे मान लो किसी एक राज्य में कोई सीएम, कोई सरकार गिर गई, या कोई सीएम की डेथ हो गई, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ कि वहां सरकार गिर गई। अब क्या हुआ, तो अगली सरकार, वहां पर चुनाव करा लिया गया, 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया गया, तो अब वो जो सरकार आएगी वो 5 साल तक चलने का प्रयास करेगी। तो 5 साल तक चला, तो अब उसका तो रिदम बिगड़ गया जो एक साथ हुआ करता था। ऐसे किसी दूसरे राज्य में हो गया, तो ऐसे ऐसे क्या हुआ कि राज्यों का रिदम बिगड़ता चला गया। तो इस हिसाब से वो चलता चला आया और आज तक ऐसी स्थिति आ गई है कि हर दूसरे छठे महीने जो है किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, चुनाव आयोग वो कराता है। पहले एक साथ ही हुआ करता था। कहोगे कि ये वाला होगा तो क्या जरूरी है कि फिर से ना ऐसा हो, तो इसमें रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट ने ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो उसको या तो उसका टेन्योर खत्म कर दिया जाएगा, या तो उसका टेन्योर बढ़ा करके आगे एक साथ फिर से कराने की बात की जाएगी।
मतलब ऐसा नहीं होगा कि उस राज्य का उसी टाइम पर फिर से इलेक्शन हो जाए। अब आते हैं उसी बात पर, ये रामनाथ कोविंद समिति कहती क्या है। रामनाथ कोविंद समिति, आप देखो जब भी कोई समिति बनती है तो उसका जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर उस समिति का नाम कहा जाता है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम रामनाथ कोविंद समिति कहा गया। इनको कुछ कार्य सौंपे गए थे। इनको ये टास्क दिया गया था कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा सकता है। मैं 1 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो लाया जा सकता है, तो आप लोग बैठ करके डिसाइड करो कि क्या क्या चीजें होंगी, अगर लाया जाएगा तो क्या क्या चीजें किया जाएगा, किस प्रकार से होगा, पूरा रोड मैप बना करके दो। तो इनके लिए एक साथ में एक वकील भेजे गए, हरीश साल्वे जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके अलावा इस कमेटी में गृह मंत्री जी भी थे, अमित शाह जी। अधीर रंजन चौधरी थे, ये कांग्रेस के लीडर है, मतलब विपक्ष का भी एक लीडर रखना चाहिए। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, ये पूर्व में कांग्रेस के ये विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बाद में अब ये अपनी पार्टी बना ली है, टीपीए पार्टी, काफी सीनियर ये माने जाते हैं लीडर। इसके अलावा एनके सिंह को रखा गया जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सुभाष कश्यप को रखा गया जो लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। संजय कोठारी को रखा गया, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं ये, चीफ विजिलेंस कमिश्नर रह चुके हैं ये पूर्व। तो ये 8 लोगों की ये कमेटी बनी। फिर इस कमेटी को कुछ टास्क दिए गए, जैसे कि संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, नगर पालिका और विधानसभा, पंचायत, इन सब का चुनाव की संभावना तलाश करो। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों के संशोधन की जांच करिए और उसकी सिफारिश करिए। अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों का समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करिए कि राज्यों का क्या कैसे समर्थन लेना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया, अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि चुनाव के बाद सदन त्रिशंकु आ जाती है ना। त्रिशंकु मतलब कि कोई एक बहुमत में नहीं आता है, कोई मतलब कि 3 पार्टी टाइप में आ जाता है, ऐसा कुछ कि वो जो एक बिचौलिया वाला होता है वो जिस तरफ भी लुढ़के उसकी तरफ सरकार बन जाए, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है अगर, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव के दल बदल के हो या अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मतलब हर एक कंडीशंस दी गई कि अगर क्या क्या कंडीशंस हो तो क्या क्या निर्णय लिए जाएं आगे आने वाले दिनों में। तो ये पूरा नियम बना करके आप 2 रिपोर्ट सौंपो। तो इन्होंने ये सारी चीजों पर गहन अध्ययन करके इन सब ने एक रिपोर्ट सौंपी, और ये रिपोर्ट सौंपी गई दोस्तों कब, मार्च 2024 में। ये कमेटी बैठाई गई थी साथियों सितंबर 2023 में, 2 सितंबर 2023 को बैठाई गई थी। और इस कमेटी ने मार्च में आकर के राष्ट्रपति जी को, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, देखिए ये पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिनको इन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी हुई है। ये रिपोर्ट कितने पन्नों की है, 18,626 पन्नों की है। इसमें इन्होंने पूरा बाकायदे डिक्लेयर किया, एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने किससे किससे बातें की, क्या क्या चर्चाएं की, कहाँ कहाँ पर क्या रिसर्च किए और किन किन देशों में जाकर रिसर्च किए। बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा देशों में जाकर के वहां के संविधान को पढ़ करके, वहां के इलेक्शन को स्टडी करके यहाँ पर रिपोर्ट बनाई गई है। इन्होंने बताया है कि एक देश एक चुनाव पर कमेटी 62 पार्टियों से संपर्क की थी। देश में बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल पार्टियां भी हैं, छोटी बड़ी मिलाकर इन्होंने 62 पार्टियों से संपर्क किया था। 32 में से एक साथ चुनाव कराने के लिए समर्थन किया, 15 ने इसका विरोध किया और 15 ने इसका जवाब ही नहीं दिया है। तो और 9 पूर्व न्यायाधीशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, जबकि 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इसका विरोध किए हैं। तो ये चीजें इन्होंने बताई इस रिपोर्ट में। इसके अलावा रामनाथ कोविंद जी कहते हैं कि 7 देशों के चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च किए कि किससे क्या चीजें किया जाए, मतलब वहां पर कैसे होते हैं इलेक्शन। जैसे स्वीडन था, बेल्जियम था, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस, इन देशों का भी इलेक्शन का प्रोसेस जाना गया। फिर रिपोर्ट में मोटी मोटी बातें क्या निकल करके आई कि अगर मान लो एक देश एक चुनाव कराया जाता है तो कैसे कराया जाएगा। इन्होंने ये बताया कि हाँ कराया जा सकता है, इसीलिए तो ये बिल लाया गया है। अगर ये रिपोर्ट ये कह देती नहीं नहीं कराया जा सकता तो बिल आता ही नहीं आज। तो ये बिल आया इसलिए क्योंकि इस कमेटी ने कहा कि हाँ भाई कराया जा सकता है, क्या क्या कंडीशन होगी उसको आप देख लीजिए। इन्होंने कहा कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा तक बढ़ा दो, मतलब जिनका जिनका विधानसभा चल रहा है और जिनका खत्म होने वाला है उनका भी टेन्योर बढ़ा दो, 2029 तक कर दो। यही तरीका है, क्योंकि अब क्या करोगे, दोबारा इलेक्शन कराओगे तो अगली वाला जो या तो होगा तो इलेक्शन कराओगे तो उसका टेन्योर कम रखना पड़ेगा, है ना। हंग असेंबली होता है, अगर मान लो किसी को बहुमत नहीं मिलता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तब बाकी 5 साल का कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों से परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट बनाए और वोटर आईडी कार्ड तैयार करे।
बार-बार वोटर आईडी बनाने या वोटर लिस्ट बनाने में भी बहुत सारे खर्च आते हैं। अब आप सोचो 140 करोड़ की आबादी है, 80-90 करोड़ लोग वोट करते हैं। 80-90 करोड़ के लिए बार-बार पर्ची बनाना, लिस्ट बनाना वगैरह-वगैरह बहुत सारे कागज़ भी खर्च होते हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा खर्च होता है। तो ये सब के लिए कहा गया कि एक सिंगल वोटर लिस्ट बनाओ, सिंगल वोटर लिस्ट बनाओ। कोविन पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लान की भी सिफारिश की। इस समिति ने ये भी बताया कि भाई करने तो जा रहे हो, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि जब अलग-अलग होता है, छोटे-छोटे लेवल पर होता है, एक-एक, दो-दो राज्य का होता है, तब तो लोगों का ईवीएम पर भरोसा है ही नहीं। जब एक साथ मास स्केल पर पूरे देश में चुनाव होगा, तब क्या गारंटी है कि लोगों का भरोसा जीत पाएँगे? ईवीएम पर भरोसा नहीं है या बाकी चीज़ों पर भरोसा नहीं है, तो इसलिए जनशक्ति, सुरक्षा बल और उपकरण डिवाइसेज़ जो हैं, इनकी मजबूत प्लानिंग कर लो, भरोसा जता लो अच्छे तरीके से, उसके बाद आप कराओ। तो ये चीज़ें कही गई हैं इस रिपोर्ट के द्वारा मोटा-मोटा। अब आपको क्या लगता है ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आपको आपके हिसाब से क्या लगता है? अब इसमें 2 बातें हैं। देखो, कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। हर चीज़ का होता है, एक व्हाइट होता है, एक ब्लैक होता है, आप जानते ही हो। विपक्ष की पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो सत्ता पक्ष है, वो क्या करेगी कि पूरा इकोसिस्टम सब कुछ अपने हिसाब से बना रखेगी, मेंटेन कर लेगी, ईडी, सीबीआई लगा करके दूसरे के अकाउंट वगैरह सब वो कर देगी, है ना? उसके बाद फिर पूरा मतलब इनके ढर्रे में आ जाएगा, तो एक टाइप से तानाशाही आ जाएगी। ये विपक्ष का कहना है। और सत्ता पक्ष का क्या कहना है कि ये जो मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कम लगेगा या मेहनत कम लगेगी, पैसे कम खर्च होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, उनको एक प्रकार से फ़ायदा नज़र आ रहा है। क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? उनको ये लग रहा है कि भई देखो कि जैसे अभी जो छोटी पार्टियाँ मतलब जो 1-2 राज्य या 3 राज्य को देखती हैं, तो उनको ये लग रहा है कि चलो 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो हम अपना फंड इकट्ठा करना या मैन पावर बनाना, ये सब 5 साल में एक ही बार करना होगा। होता क्या है कि जब जगह-जगह अन्य राज्यों में चुनाव रहते हैं बार-बार ना, तो फिर अब कोई पार्टी ऐसी है जिसके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं, तो वो बार-बार अलग-अलग राज्यों में कैसे जा-जा कर के धन खर्च कर पाएगी या अपना मैन पावर बना पाएगी या अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाएगी। तुरंत-तुरंत 6-6 7-7 महीने पर अगर कोई इलेक्शन आ जा रहे हैं तो। तो इसलिए उनको छोटी पार्टियाँ हैं, उनको भी ये लग रहा है चलो भई 5 साल तक इकट्ठा करेंगे, फिर 5 साल बाद खर्च करेंगे। तो एक प्रकार से माहौल बनने में अच्छा होगा। लेकिन वहीं डर ये भी है कि बड़ी पार्टियां जो हैं वो छोटी पार्टियों को खा जाएंगी। मतलब बहुत सारे डिबेट है, बहुत सारे डिस्कशन है। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नवंबर मंथ की ई बुक आ गई है। ये ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। ये आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो और ई बुक सेक्शन में जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। मात्र 20 रुपए में आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली किसी टॉपिक पर, अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।